वैसा नहीं तैयार होता है तो एकेडमिक एक्सेलेंस भी हमारे काम में नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें पे काम हो रहा है ना। इस मतलब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच जैसे सुनने में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके कुछ ये उदाहरण है। बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए, तो मानव की परिभाषा में हमने ध्यान दिया था कि आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन, जो जिंदा रहने वाला भाग है वो हमने पूरा किया। लेकिन मानव जीना चाहता है तो मानव परिवार में न्यायपूर्वक जीता है, समाज में धर्म पूर्वक जीता है और प्रकृति के साथ सत्य को प्रमाणित करता है। तो ये तीनों अपेक्षाएं हमारी अधूरी हैं। हम न्यायपूर्वक जी सकें और समाज भयमुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। इसमें से हमने न्याय को लेके कुछ बात की, आज अभी धर्म को लेके कुछ बात की, धर्म के साथ जाति को लेके बात की। अब हम थोड़ा सा सत्य की ओर चलते हैं। जैसे सत्य अभी, जैसे धर्म और जाति को लेके कितने लोगों की क्लैरिटी बनी? कन्फ्यूजन नहीं? तो यदि ये धर्म और जाति को लेके ये बात समाज में लोगों तक पहुंचती है तो इससे क्या चेंजेस समाज में देखने को मिलेंगे? क्या लगता है? धर्म के नाम के, हाँ जी, पीछे माइक। अगर ये स्पष्टता हो गई तो जो सौहार्द का वातावरण बनेगा वो निश्चित ही मानव का असीमित लक्ष्य पाने के, सुख का असीमित लक्ष्य पाने को प्राप्त करने में मददगार होगा। बहुत शानदार। देखो, यवतमाल में इसको करके देखा जाए तो अच्छे बड़े शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि मास में एक मैसेज जाए। मास में कोई मैसेज जाता है तो उसका मोमेंटम क्रिएट होता है और वो लोगों की जीवन शैली में परकुलेट होता है। तो बात तो बहुत साफ सुथरी सी है और बात इतनी साफ सुथरी है कि वो दिल में उतरती है। तो कैसे धीरे से आगे बढ़ेंगे, मिलजुल के सब कोई सोचें। चलिए, तो सत्य को लेके बात करते हैं कि अभी हम सत्य किसको बोलते हैं? सत्य मतलब क्या? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सत्य मतलब क्या है? सदा सच बोलो, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, मैंने सामने वाले को चुगली चुगली करते देखा था, ये सत्य है। इसका सत्य से कोई लेन देन है? तो वैसे भी सदा सच बोलो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जैसा हम जी रहे हैं उसमें झूठ बोले बिना दुनिया चल नहीं रही। तो हमने कैसी दुनिया बनाई है जिसमें हमको झूठ बोलना पड़ता है ना? तो ये सारी बातों को देखेंगे तो अभी सत्य के नाम पे हमको कुछ भी पता नहीं है। कुछ पता हो तो बोल दो। हम घटी घटनाओं को रिपीट करने को सत्य बोलते हैं। मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा था, मैं सच बोल रहा हूँ। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मैंने इसको खून करते हुए देखा था। इसका सत्य से कोई मतलब, घटी घटना को एज इट इज रिपीट करने से सत्य का, तो सत्य क्या है? देखा, सन्नाटा भी कुछ बताता है? और नियम क्या है?
आप तो जो कुछ मिले सब मानव लक्ष्य पे चिपका दो, सार पकड़ में आ गया है। अनुभव, क्या अनुभव है आपका? हेलो। बिना समझे रीजन क्या है, इसने ऐसा क्यों किया, तो वो हो सकता है सत्य नहीं। सर शाश्वत चीज जो कल है? भी थी, ऐसी कोई चीज जो शाश्वत है, जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, वो क्या चीज है सत्य। ऐसा क्या है? जिस चीज को प्रमाणित जैसे किया जा सकता हमने कहा कि मैं, तो मैं कल भी थी। मैं शरीर के रूप में खुद को नहीं बोल रही हूँ। मैं कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूंगी, तो मैं सत्य हूँ। सत्य का मतलब जिसको प्रमाणित किया जा सकता है। क्या है ऐसा? मतलब जैसे ये फैन है तो हवा देने का काम कर रहा है, तो वो फैन सत्य? सत्य मूल रूप से है वो, या फिर सत्य का उजागर करने वाला? नहीं, कंफ्यूजन। ओए होए, प्रकृति के नियम, व्यवस्था के नियम सत्य है। चलो हाँ, ऊपर जाना ही सत्य है। कौन कौन सत्य देखने तैयार है? संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है? अभी तक हमने जितनी बात की है वो मानव को लेके की है। देखो आपको एक बढ़िया बात बताता हूं। एक दिल्ली का शिविर हम कर रहे थे, तो शिविर में एक क्वेश्चन आता ही है कि क्यों जीना है। आपके साथ मैंने बहुत विस्तार से नहीं किया, शॉर्ट में कर दिया। क्यों जीना है, तो आप क्यों जी रहे हो, क्यों जिंदा हो? फिर और स्क्रू टाइट कर देता हूं, मर क्यों नहीं जाते? तो एक सज्जन खड़े होके बोलते हैं कि भाई जी मैं क्यों जी रहा हूं ये क्वेश्चन सेकेंडरी है। पहले बताओ जहाज जा कहां रहा है? जहाज मतलब तो उनने कहा कि देखो मैं तो जहाज पे हूं, दारू पीऊं, डांस करूं, झगड़ा करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, प्यार करूं, जहाज जहां जा रहा है मैं वहीं जा रहा हूं। मैं वहीं जाने के लिए बाध्य हूं जहां जहाज जा रहा है। मेरी मनमर्जी नहीं चलेगी, जहाज के साथ मेरी किस्मत बंधी हुई है, तो मेरी मनमर्जी नहीं चलेगी। कुछ दूर तक जहाज की लंबाई चौड़ाई में जहाज की दिशा के विपरीत चल सकता हूं, लेकिन जहाज की दिशा के विपरीत भी चलते समय मैं जहाज की दिशा में ही चल रहा हूं। बढ़िया। तो बोले पहले बताओ जहाज कहां जा रहा है? तो जहाज क्या है? संसार। तो ये जहाज क्या है? तो आज जहाज के सारे नट बोल्ट खोलते हैं, पहले जहाज ही पता चले। तो जहाज का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि, मैं इस सृष्टि का पार्ट हूं। देखो समझना होल टू पार्ट होता है, जीना पार्ट टू होल होता है।
ये बात ध्यान में आया। समझना होल टू पार्ट होता है। होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। जैसे मैं किसी एक मशीन का पार्ट आपके हाथ पे रख दूं, बताओ क्या है, तो कौन बता पाएगा? जिसको पूरी मशीन पता होगी। तो कोई कहेगा ये कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क बनाएगा, बताएगा कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स बता देगा? सारे पार्ट्स पता है तब हार्ड डिस्क भी पता है। तो कंप्यूटर एज ए होल समझ में आता है, तो उसका कोई भी पार्ट मेरे हाथ पे रख दो, मैं बता दूंगा ये क्या चीज है। तो होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। तो पार्ट क्या है? पार्ट है क्या? पार्ट को मैं कैसे पहचानता हूं? होल के कॉन्टेक्स्ट में उसकी भूमिका क्या है? होल के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूंगा कि ये सीपीयू है। तो सीपीयू मतलब होल के कॉन्टेक्स्ट में उसका कोई रोल है, उसकी कोई उपयोगिता है, उसकी कोई यूटिलिटी है। तो ये बात ध्यान में आ गई। अब मैंने मानव को हैंगर पे लटका दिया, ये मानव है। तो बताओ मानव क्या है? पार्ट ऑफ होल है। अब होल समझ में आएगा तब ना पार्ट समझ में आएगा। तो जब तक जहाज समझ में नहीं आए तब तक ये भी समझ में नहीं आएगा। तो शरीर को जिंदा रखने के अर्थ में पहचान लेना, मानव को भोग के अर्थ में पहचान लेना, ये हमने मानव को पहचाना कि शरीर को पहचाना? हमने शरीर को पहचाना। हम मानव को कैसे पहचानेंगे कि मानव क्या चीज है? जब तक ये पूरा जहाज समझ में नहीं आए, इसका पर्पस समझ में नहीं आए, और इस पे फिर मानव का पर्पस क्या है, क्योंकि जहाज के पर्पस के साथ मानव का पर्पस बंधा हुआ है। बढ़िया। ये किसी एक देश के लिए है कि पूरी कायनात के लिए? ये किसी एक धर्म के लोगों के लिए है कि सभी पूरी मानव जात के लिए? तो यहां से ये समझ में आया कि जहाज को समझ के हम फिर आदमी के बारे भी तय कर पाएंगे। तो जहाज खोलते हैं। जहाज का मतलब है अस्तित्व में व्यवस्था। देखिए, अस्ति का मतलब है और त्व का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी। तो जो कुछ भी नेचर में यूनिट्स है, यूनिट्स पूरे एग्जिस्टेंस में है, और उसका जो है वो भी कोई भी है निरर्थक नहीं है, वो व्यवस्था में भागीदारी है। जो है वो अपने आप में स्वयं में व्यवस्था है। तो हर इकाई, हर एकक स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। इसी को कहा होना और इसी को कहा रहना। इसी को कहा स्थिति, इसी को कहा गति, इसी को कहा हाल, इसी को कहा चाल, इसी को कहा मन स्थिति। मन की बात करेंगे तो इसी को कहा मन स्थिति, इसी को कहा मनोगति। ये मन के संदर्भ में। तो पहले ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आ जाए। क्या कॉन्सेप्ट है? अस्तित्व में जो भी कुछ इकाइयां हैं वो सभी इकाइयां स्वयं में व्यवस्था हैं और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। स्वयं में व्यवस्था को होना कहा और व्यवस्था में भागीदारी को रहना कहा।
वहीं पे टिकाओ, वहीं पे बड़ा कर दो। ठीक। होने को ही स्थिति कहा और रहने को गति कहा। इसी को हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हालचाल। क्या हालचाल है? हाल का मतलब मन स्थिति कैसी है, और चाल का मतलब मन की गति कैसी है, कार्यक्रम कैसा चल रहा है। हाल का मतलब मन कैसा है, चाल का मतलब कार्यक्रम कैसे हैं, क्या कर रहे हो आजकल। इसी को मन स्थिति और मनोगति कहा है। तो अस्तित्व में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। स्थिति गति नित्य वर्तमान है, इसको ऐसा भी कहा। कोई भी इकाई ऐसी नहीं है जिसका स्थिति हो गति ना हो, गति हो स्थिति ना हो। हर इकाई है और उसके होने का कोई पर्पस है। कैमरा है, कैमरे के होने का कोई पर्पस है। कुर्सी है, कुर्सी के होने का कोई पर्पस है। पेन है, पेन के होने का कोई पर्पस है। तो हर इकाई होने रहने के स्वरूप में है। मानव 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 का हाल कैसा है? यदि पदार्थ की बात करेंगे तो उसका होना भी तय है और रहना भी तय है। होना रहना दोनों प्राकृतिक है। पेड़ पौधे की बात करेंगे तो उसका होना रहना भी प्राकृतिक है। पशु पक्षी की बात करेंगे, उसका होना रहना भी प्राकृतिक है। मानव की बात करेंगे, मानव का होना प्राकृतिक है, मानव का रहना क्वेश्चन मार्क में है। व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में नहीं है। मानव में होने के रूप में शरीर की क्षमता, विचार की क्षमता मौजूद है, लेकिन स्वयं में व्यवस्थित नहीं है। इसलिए यहाँ रहना और जीना, रहने का मतलब विचार, जीने का मतलब कार्य और व्यवहार जो हम शरीर से करते हैं। तो मानव के पास में रहने का स्वरूप नहीं है, इसलिए जीने का स्वरूप नहीं है। उसको सोचना नहीं आता है। उसके भाव और विचार में वो कुछ ऐसा करता है जिससे वो स्वयं दुखी होता है, और ऐसा जीता है जिससे सामने लोग दुखी होते हैं। हाँ जी, यही दिखाओ पिक्चर। तो यदि मानव को देखेंगे, बाकी सभी प्राकृतिक है। पदार्थ को कोई ट्रेनिंग लेने जाना नहीं है, पेड़ पौधे को शिविर करना नहीं है, पशु को भी शिविर नहीं करना है। तो ये सब प्राकृतिक है। मानव की बात करेंगे तो मानव एकमात्र ऐसी इकाई है जो सीखने के आधार पर ही कुछ कर पाता है। यदि उसके सीखने में नहीं आया है तो कर नहीं पाता है। इसलिए मानव में रहना भी गड़बड़ है। उसको विचार करना नहीं आता है। वो ऐसा विचार करता है जिससे खुद ही दुखी होता है। वो ऐसा जीता है जिससे सामने वाले भी दुखी होते हैं। बढ़िया। इससे क्या समझ में आया? है? हाँ। क्यों दुखी करके कहाँ जीते हैं? टाइगर जो बकरी को मार के डिप्रेशन में नहीं जाता है, हाय मुझसे बकरी मर गई, है ना? तो टाइगर में बकरी को मार के खाना उसके जीने की व्यवस्था है ना? वो प्रकृति में जनसंख्या संतुलन के अर्थ में है। वो प्राकृतिक व्यवस्था है। मानव किसी को मार देता तो परेशान होता है, इसलिए मानव में वो व्यवस्था नहीं है। तो इससे क्या निकला इस चर्चा से? इस चर्चा से ये निकला कि मानव के अलावा जो कुछ भी कायनात में है वो सभी स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। मानव समझ पूर्वक उस व्यवस्था को पहचानता है और समझ पूर्वक भागीदार होता है।
यदि भागीदार नहीं है तो उसको व्यवस्था की समझ नहीं है, अपने मानव होने की समझ नहीं है, परिवार की समझ नहीं है, शिक्षा की समझ नहीं है, व्यवस्था की समझ नहीं है, देश की समझ नहीं है, सब जगह 0/0 सन्नाटा, सब जगह खालीपन है। हम बिना समझे सब कुछ चला रहे, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो जहाज को थोड़ा खोलते हैं। तो है मतलब क्या है की जगह में गए तो पता चला कि यूनिट्स हैं। यूनिट्स में पता चला कि बेसिकली एटम है ना, परमाणु है, एटम है। एटम इकट्ठे साथ में होके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और मॉलिक्यूल जब हमको आँख से दिखने लगे, इतने मॉलिक्यूल हो जाएं तो उसको पिंड बोलते हैं। पिंड के रूप में हमको क्या क्या दिखाई देती है? मिट्टी दिखाई देती है, पत्थर दिखाई देता है, मणि दिखाई देती है, धातु दिखाई देती है। इन चारों को एक नाम दिया, पदार्थ अवस्था। मॉलिक्यूल अपने आप में किसी एक निश्चित ताप, दाब और नमी पाके, ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर और नमी पाके रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है, एमिनो एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये यौगिक ही आगे चल के कोशिका, सेल फॉर्मेशन के रूप में दिखाई देता है, और ये सेल ही पेड़ पौधे के रूप में दिखाई देती है। पेड़ पौधे, ये सेल ही पशु पक्षी के शरीर के रूप में दिखाई देती है। ये सेल ही मानव शरीर के रूप में दिखाई देती है। और एक दिन ये सारे सेल शरीर मर जाते हैं, ये वापस पदार्थ अवस्था में आ जाते हैं, और ये पदार्थ अवस्था ही वापस शरीरों के रूप में बनते रहते हैं। पेड़ पौधों को हम प्राण अवस्था के रूप में पहचानते हैं। दूसरी अवस्था, पहली अवस्था। पिछले दिनों में हमने जो मेहनत की है उसमें हमने पहचाना कि एक और इकाई जिसको हमने चैतन्य इकाई कहा, चैतन्य एकक कहा, जिसको हमने जीवन के रूप में पहचाना, जो अक्षय बल शक्ति है, जिसमें सोचने विचारने की असीम शक्ति है, इसमें निरंतर सुख की चाहना है, ये समाधान पूर्वक सुखी होता है, ऐसा ये जीवन नाम की एंटिटी, ये परमाणु अपने आप में 108, 118 प्रकार के हैं। ये जीवन नाम की एंटिटी एक ही प्रकार की है। यही जीवन जब पशु पक्षी शरीर को चलाता है तो इसका नाम जीव अवस्था है। यही जीवन जब मानव शरीर को चलाता है,
इसको ज्ञान अवस्था बोल रहे, इसको मानव बोल रहे। 2, 3, 4 अवस्थाएं। इसको देखिए, इसको देखने से आपके मन में क्या क्या प्रश्न पैदा होते हैं। इस चार्ट को देखने से आपके मन में क्या क्या प्रश्न पैदा होते हैं। और क्या, इतना ही है। मानव का शरीर पूरा रासायनिक क्रिया का परिणाम है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं और यौगिक क्रियाएं ही आपस में कॉम्प्लेक्स स्थिति में सेल फॉर्मेशन के रूप में आती। हाँ जी, धन्यवाद एलईडी को कि सब कुछ बढ़िया सबको पीछे दिख रहा है। हाँ जी बोलिए, इस चार्ट को देख के आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में, जीव अवस्था मतलब पशु पक्षी, ज्ञान अवस्था मतलब मानव। हाँ हाँ, मैं लेवल पे क्या डिफरेंस है? बढ़िया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि मैं लेवल पे पशु, क्योंकि मैं ही पशु शरीर को चलाता है, मैं ही मानव शरीर को चलाता हूँ, तो फिर मैं में पशु शरीर को चलाता हुआ मैं और मानव शरीर को चलाता हुआ मैं में क्वालिटेटिवली क्या अंतर है? गुड, हाँ जी बढ़िया। और बोलिए। हैं? विचार के सामंजस्य का अंतर है, चलो देखेंगे। और बताइए, और क्या क्वेश्चन उठते हैं आपके मन में? माइक से बात करें। सोचने समझने की जो क्षमता है वो मानव में है। सोचने बस समझने की क्षमता शरीर में है कि मैं में है? मैं में है। बस ये ध्यान रखें जी। हाँ जी। हेलो और हेलो, हाँ, वो कहाँ हो? यहाँ सामने। सामने तो सभी हैं। सर चैतन्य खड़े इकाई, होके बोलोगे? चैतन्य इकाई आपने वो चार्ट में लिखा है कि चैतन्य इकाई जीव अवस्था में भी है और मानव शरीर में भी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि मानव शरीर में है जब चैतन्य इकाई, तो वो सम्मान चाहता है, सुख चाहता है। हाँ, तो उसको चर्चा animals- करेंगे। क्वेश्चन आ गया वो। और क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी, और क्वेश्चन बोलिए। सर ऑन अ लाइटर नोट, हम ये इससे प्रिडिक्ट कर सकते क्या कि पशु या पौधों ने प्रकृति के नियम को अपना के उसके साथ हार्मोनी बना के वो चल रहे, इसलिए वो सुखी है? उनको ना चलने की भी कोई फ्रीडम नहीं है, वो ना चले ऐसी कोई फ्रीडम उनके पास नहीं है। वही उनके वो मानव हार्मोनी के में पास चल वो रही फ्रीडम है। व्यवस्था के साथ, और मानव ने अपने सोच से और इससे ये जो बनाई है उसी का सबसे ज़्यादा दुख है, और उसी सोच या उसी विचार को हमको करेक्ट करना है या उसको एक इंजीनियरिंग करने की जरूरत है शायद, जिस चीज़ की। हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं जी। भैया दो शरीर है, एक जीव अवस्था का शरीर है और एक ज्ञान अवस्था का शरीर है। हाँ तो मैं वो चॉइस कैसे करता हूँ शरीर को? चलिए ठीक है, मैं कैसे तय करता है कि उसको पशु शरीर में जाना है कि मानव शरीर में जाना है? जी और कुछ?
भैया हाँ बेटा, हमको ना हमारी थोड़ा टेक्स्ट बुक में कैसे लिविंग और नॉन खड़े लिविंग, होके बोलोगे? हमको हमारी टेक्स्ट बुक में कैसे लिविंग और नॉन लिविंग दो ही अवस्थाएं बताते हैं, तो ओ। इसमें 4 अवस्थाएं क्यों है? हाँ देखा, ये सब पढ़ते समय सब इधर उधर थे, खिड़की के बाहर देख रहे थे। तो मैंने तो काफी सम्मानजनक कहा है, खिड़की के बाहर देख रहे थे। अब कहाँ देख रहे थे मैंने थोड़ी कुछ कहा। तो देखिए ये बहुत क्लियर क्वेश्चन है कि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ों को लिविंग एंड नॉन लिविंग में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ नॉन लिविंग तो ठीक ही है, पदार्थ अवस्था, लेकिन लिविंग को 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव, जबकि साइंस में हम ऐसा नहीं करते। तो ऐसा क्यों है, ये आपका क्वेश्चन है, इस पे बात करेंगे जी। और कोई क्वेश्चन? अंकल जीव खड़े अवस्था होके, यानी खड़े होके, खड़े होके। गुड। जीव अवस्था यानी क्या होता है? जीव अवस्था, जीव अवस्था ने पशु पक्षी, जो पशु पक्षी होते हैं उनको जीव अवस्था कहते हैं। वो जिंदा रहना चाहते हैं इसलिए उनको जीव अवस्था बोल देते हैं। हाँ जी, माइक। भैया शरीर जैसे है जन्म लेता है, तो जीवन कहाँ से आया है, मतलब कैसे बना है वो? जीवन कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया और मैं कैसे बना, ऐसा आपका क्वेश्चन जी। और माइक। हेलो। हाँ, तो मुझे ये समझ रहा है कि ये जो भी साइकिल अभी बनाया है तो मॉलिक्यूल से डिकम्पोज होके फिर से पदार्थ में बन रहा है सेल फॉर्मेशन थ्रू, बट जीवन परमाणु का कहीं कुछ डिकम्पोजिशन या कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, तो वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसका? गुड। 29 जुलाई को होगा क्या? रविवार कहाँ? 29 जुलाई, 29 जुलाई से 29 2 जुलाई अगस्त से तक 5 दो- दिन का सत्र होगा। अभी जो हमारी सभा है, क्या है कि अभी भैया ने एक एक मुद्दा खोला है, इसको हमको डेप्थ तक जाना पड़ेगा। जैसे जिस तरीके का प्रश्न अभी भैया ने पूछा बहुत है, शानदार, आपके प्रश्न बहुत अच्छे बहुत उठ रहे जोरदार हैं। प्रश्न है ये, है ना। और छोटे बच्चों ने भी जो प्रश्न पूछा है, क्यों ये नॉन लिविंग और लिविंग है, यहाँ पे क्यों 4 है, वो भी प्रश्न मतलब बड़े प्रश्न है उस तरीके से देखा जाए। तो इसको डेप्थ में समझने के लिए 5 दिन का सत्र अपन जुलाई महीने में 29 जुलाई से लेकर अगस्त 2 तक कर रहे हैं। 29 को छुट्टी आ रही है, 29 जुलाई से 2 अगस्त, जिसमें 3 दिन छुट्टी, 2 दिन 2 दिन छुट्टी है। छुट्टी। तो उसमें एक लेवल और गहरा जाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, है ना, वो शिविर कंडक्ट करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। और बोलिए सर। हाँ। ये विलियम शेक्सपियर ने एक पोयम लिखी है, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो उसमें मतलब पहली शिशु अवस्था, ऐसे ऐसे होकर अवस्थाएं आती है। तो जीवन का चक्र जैसे एक शरीर तो नश्वर है, तो आत्मा मतलब पहले एक जीव में होती है, फिर वो दूसरा जीव लेती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ तो तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म था, इसलिए बुरा हो रहा है। ये तुम्हारे पिछले अच्छा कुछ कर्म किया होगा, इसलिए तुम अभी राजा की जिन, मतलब ये क्या है, मतलब ये ऐसा क्यों होता है? कर्मफल, ठीक है, हो गया। और कुछ? और कुछ? चलो आप लोग देखो, जगदीश चंद्र बसु जब कहते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो जब जगदीश चंद्र बसु का क्या मतलब है और हमने क्या समझा है, तो हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि जैसे मानव सुखी दुखी होता है, ऐसे ही आंशिक रूप में पेड़ पौधे भी सुखी दुखी होते हैं। पेड़ पौधे भी आंशिक रूप में सुखी दुखी होते हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ठीक से खाना मिलेगा।
किसी भी सभा में 90% लोग मानते हैं, 10% कंफ्यूजन में होते हैं या थोड़ा सुस्ती में होते हैं। तो अब ये बताइए कि पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं और आप टमाटर में चाकू ऐसे घुसा देते हो और मिर्ची का छौंका बना बना के, और बैंगन की तो खैर नहीं, तो आप कितना कष्ट देते हो वनस्पति संसार को अपने खाने के लिए, कितना दुख देते हो। दूसरे को दुख देना पाप है कि नहीं? दूसरे को, शेर की व्यवस्था ऐसी है, मानव की नहीं है। अच्छा, कोई आप किसी के घर गए और बोलेगा अच्छा खासा नाश्ता है हफ्ते भर का, आहा, वही तो कह रहा हूं, जब सब्जी को जब दुख होता है, वो खाएगा कि नहीं खाएगा बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचो किसी को दुख देना हिंसा है कि नहीं, किसी को दुख देना पाप है कि नहीं, आप सारे लोग पापी हो के नहीं। शेर ने बकरी को मारा तो शेर बकरी को मार के डिप्रेशन में नहीं जाता है, हाय बकरी मर गई। हाँ, तो आप नहीं जा रहे, पर आप तो मानव हो, आप तो कोई काम, आप तो पुण्य करना चाहते हो, आप तो किसी को दुख देना नहीं चाहते हो। शेर का भोजन करना वो उसकी भोजन व्यवस्था के अंतर्गत है। मानव का भोजन करना, किसी को दुख दे के भोजन करना, ये मानव की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। हम दुख कहाँ दे रहे हैं? आप बोलते हो कि वो वनस्पति संसार आंशिक रूप में सुखी दुखी होता है, आप उसको छोंक देते हो, जिंदा जला देते हो, तोड़ के ले आते हो, काट देते हो, है ना, चटनी बना देते हो। ये दुख देना हुआ कि नहीं हुआ? अरे कैसे नहीं हुआ? आप ही बोल रहे, सबने हाथ उठाया है। ओहो, आपने नहीं बोला तो आप चुप ही रहो फिर। आप क्यों बोल रहे? आपने नहीं बोला तो चुप रहो। जितने लोगों ने भी हाथ उठाया, ये सारे हिंसक और पापी हुए कि नहीं? आज दोपहर को खाना खाओगे क्या? है? हाँ, देखिए, हाँ, माइक हेलो सर, अगर शेर ने बकरी को खा लिया तो बकरी के जो कड़प के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, या बाकी जो बकरियां होती है, उनको दुख नहीं होता? क्या होता है सर? हाँ, मान लिया आपकी बात, लेकिन वो शेर को दुख नहीं होता है, क्योंकि देखो, शेर के सामने से बकरी निकल भी जाएगी। यदि शेर का पेट भरा हुआ है और पशु भी उस चीज को पहचानते हैं, बकरी उसके सामने से निकल जाएगी, वो आंख उठा के नहीं देखेगा। तो इसका मतलब है कि शेर अपने भूख लगने पे किसी पशु को खाएगा, और ऐसा भोजन करना प्रकृति में जनसंख्या संतुलन के अर्थ में है, ये प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत है। पर जब मानव किसी को मारता है तो मानव दुखी होता है, मानव किसी के साथ हिंसा करना नहीं चाहता है, मानव किसी को दुख देना नहीं चाहता है। यदि हम ऐसा मानते हैं अपने बारे में, तो यदि वनस्पति में भी सुख दुख होता है तो उसको काट के खाना और तमाम जो कुछ करना, उसको दुख देना हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरे को दुख देना पाप है कि नहीं है? ये शेर के साथ लागू नहीं होता है, मानव के साथ लागू होता है। मुझको नहीं पता है, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग सब हिंसक और पापी हो कि नहीं हो? ओहो, आपने भाई, पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं कि नहीं? नहीं बोला तो चुप रहो। नहीं बोला तो क्यों बोल रहे हो? नहीं, तो यदि आप मानते हो कि वो सुखी दुखी नहीं होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खा ही सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम उनकी है जिन्होंने हाथ उठाया। हाँ, माइक। मतलब इंसान की कुछ प्रजातियां हैं जो नॉनवेज खाती हैं। हाँ, तो वो जो है वो हिंसक, मतलब मार के खा रहे हैं। अरे वो सेम, दोनों सेम हो गया ना।
सुन लो भाई आराम से, जैसे पशु को मारने से पशु दुखी हो रहा है, ऐसी सब्जी को काटने से सब्जी भी आंशिक रूप में दुखी होती है। थोड़ा छोटा वाला पाप है पर है तो सही। ये हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं सर, मैं दूसरे साइड का क्वेश्चन बोल हाँ, रहा हूँ। हाँ, पूछो। टू द अदर साइड बोलो। जो नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं वो लोगों के साथ में मतलब वो क्योंकि जीव वाला मतलब पेड़ पौधे के आगे वाली अवस्था हो गई, हाँ। मतलब तो वहां पर उनको तकलीफ दिखती है, फिर वो भी तो कर ठीक रहे है, हैं। वो मान लिया भाई, उसको तो मान ही लिया, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे अभी। अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई यदि हम मानते हैं कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं तो क्या उनको मारने की जरूरत है? क्या उनको मारना हिंसा नहीं हुआ? इतनी सी सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो पर वो भी तो प्रकृति की व्यवस्था हुई ना सर। मान लिया ना, वो तो गलत मान लो है ही है, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे अभी हम। किसी पशु को मानव के द्वारा, मानव के द्वारा किसी पशु को मार के खाया जाना अभी गलत है कि सही है, वो तो एक बात है, उसको अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो यही कहा, यदि हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि वनस्पति संसार भी आंशिक रूप में सुखी दुखी होता है, तो क्या किसको दुखी करके मार के खाना हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? हिंसा हुआ तो आप लोग हिंसक हुए कि नहीं हुए? और साथ में किसी को दुख देना पाप है कि नहीं है? तो पापी भी हुए कि नहीं हुए? हुए। बस इतनी सी बात कह रहा हूं। हे हिंसक पापियों, है और क्या, और क्या? हेलो सर, आपने बोला कि पेड़ पौधे में जो आंशिक रूप से ये नहीं होता, पर पेड़ में एक परोपकार का भाव होता है। पेड़ में मतलब अच्छा, वो मैं, हमारे लिए एक मैं चल के आ फूल- जाऊं आपके घर की, आप मेरा नाश्ता कर लो, तब कोई खाने में दिक्कत नहीं। वो हमारे लिए फल, अच्छा, सब्जियां मतलब उगाता है, तो हम वो उसका कैसे कैसे पता वो आपके लिए उगाता है? क्योंकि नहीं, खुद नहीं खाता ना वो। अच्छा, जैसे अच्छा, छाया तो देता मैं है भी- सर, तो मैं भी रास्ते अपना- से चलते हुए हम जाते हो। ओहो, धूप मैं में- भी अपने शरीर को खुद नहीं खाता हूँ, आपको खिला दो। हेलो नहीं तो मानव तो स्वार्थी है ना सर। स्वार्थी, स्वार्थी, पापी, हाँ, हिंसक, जो भी क्या है, नहीं? है सर, है। वही हाँ जी, बोल रही हूँ। पीछे माइक। हाँ, सर, पूरकता उपयोगिता का कॉन्सेप्ट लागू होता हाँ, है? पूरकता उपयोगिता का ये कॉन्सेप्ट यही है कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और आप किसी के घर जाए तो वो आपको काट पीट के फ्रिज में रख ले, हफ्ते भर का नाश्ता आ गया है। इस तरह से उसने जनसंख्या भी कम किया, उपयोगिता पूरकता भी हो गई और नाश्ता भी हो गया। नेचर तो साइकिल से चलेगा ना सर। हाँ, तो अगर वही ये तो नहीं होगा तो आप- फूड तो चेन कैसे यदि बनेगी? वही साइकिल मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसा कोई जाएगा तो भी मैं बच जाऊंगा, बोलेगा हड्डी हड्डी निकलेगी, कोई ज़्यादा माल है नहीं। आप जैसा कोई जाएगा तो हफ्ते भर का नाश्ता पक्का है। तो आप लोग तैयार रहें। हेलो कौन किसका नाश्ता कब कर लेगा नहीं मालूम। सर, ये कोई किसी का जैसा खून चूसता है बोलते। क्या क्या? कोई किसी का खून चूसता है बोलते। कोई किसी का खून चूसता है बोलते ना। कोई किसी का खून चूसता है, ये क्या है? ये भी सर हिंसा है क्या? और नहीं और क्या, हिंसा नहीं हुई तो और क्या हुआ? नहीं, यानी मानसिक रूप से भी कोई किसी का खून चूसता है बोलते। ये सूक्ष्म हिंसा है। अच्छा सर, पति पत्नी में सूक्ष्म हिंसा होती है ना। सर, एक पूछना है। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कि जो भी कुछ होता है वो मैं को होता है, मतलब जो करता हूँ वो मैं करता हूँ, शरीर कुछ नहीं करता है। तो शरीर तो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स का कोई भी हमें मतलब हमारे इसमें काय म्हणायचं मराठी में बोला। जेनेटिक्सचा काही म्हणजे आपल्या एकूण शरीराच्या ह्याच्यामध्ये काही भागच नाही, म्हणजे की आपले म्हणजे वागणं किंवा बोलणं, आपण जे म्हणतो ना की माझ्या वडिलांसारखी मी आहे किंवा मी तशी वागते, त्यांचा स्वभाव असा आहे, माझा स्वभाव असाच आहे, तर त्या जेनेटिक्सचा मग पुढे काहीच हे नसतं का, फक्त मॅच असतो का? मैं ये समझा कि जो कुछ भी प्रभाव है वो जीवन का प्रभाव है, क्या शरीर का कोई प्रभाव नहीं होता है? हाँ, शरीर का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। हाँ,
जेनेटिक्स तो शरीर देखो, सच्चाई ये है कि गर्भ में 4.5 महीने के बाद जीवन आ गया। उसके बाद शरीर जो बड़ा होता है वो जीवन की परस्परता में बड़ा होता है, जीवन के साथ ही बड़ा होता है और जीवन के प्रभाव में बड़ा होता है। तो जीवन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। इधर फिर माँ बाप का कोई पीछे जेनेटिक्स चला आ रहा है, जैसे बोलते हैं कि बच्चों का रंग रूप रोग माँ बाप पे जाता है, तो वो भी आ ही रहा है। तो जेनेटिक्स में रंग रूप रोग आ रहा है, जेनेटिक्स में आचरण नहीं आ रहा है। आचरण क्या होता है? धन के प्रति दृष्टिकोण, धन के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति दृष्टिकोण, मानव और प्रकृति के साथ में व्यवहार करने के लिए दृष्टिकोण, इसको आचरण बोल रहे हैं। ये आचरण जेनेटिक्स नहीं है। बाप संत है तो बेटा संत होगा, डाकू भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो जो भी प्रभाव है, आचरण में जो प्रभाव है वो साथ रहने के कारण आया है, जेनेटिक्स से नहीं आया है। गर्भकाल में भी बच्चा साथ है, वहाँ भी कोई प्रभाव पड़ता है, बाहर आने के भी साथ है, वहाँ भी कोई प्रभाव पड़ता है। जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स तो लिक्विड है ना, और लिक्विड में स्त्री पुरुष के प्रति दृष्टिकोण है, कहाँ से जाएगा? तो जेनेटिक्स में आचरण नहीं जाता है, जेनेटिक्स में शरीर का रंग रूप रोग जाता है। सर आचरण भी जाता है। बोलो बोलो। लाइक बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्जैक्टली अपने माँ बाप की सेम हरकतें रिपीट करते हैं। एग्जैक्ट, आई विल गिव ए गुड एग्जांपल। लाइक आई हैव सीन जैसे 2-3 फ्रेंड्स, मैं मेरे 2-3 दोस्तों को देखता हूँ, दे सिट इन द सेम स्टाइल विच देयर फादर यूज्ड टू सिट। क्या? जिस तरीके से वो बैठते थे उनके माता पिता उसी तरीके सब से वो साथ बैठते में हैं। साथ रहने से आ रहा है ना। नहीं सर, अगर वो पैदा होते ही बैठ गया था। सर वो नहीं, जब बड़े होते हैं तब वो बैठना उसी स्टाइल से करते हैं, तो हो सकता है कि हाँ, उनके तो माँ बाप जो उसी स्टाइल से रहते थे। तो ठीक है, अपन थोड़ा सोचने का भी काम, अपन थोड़ा सोचने का भी काम करें। सिटिंग लाइक दिस एंड सिटिंग लाइक दिस, ये सब शरीर का मामला है। हाँ, तो ये शरीर का जितना भी मामला, अरे शरीर का जितना भी मामला है, इसमें आचरण की, वो तो कह रहा हूँ 3 बार बोला फिर भी सुनते नहीं हो। पहले इसे बोला आचरण कोई बड़ी चीज है, इसका बाप भी बैंगन खाता था, ये भी बैंगन खाता है, बाप पे गया है। ये खाने पीने की चीजें, शरीर की चीजें हैं, ये पूरा जेनेटिक्स है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आचरण कोई अलग चीज है। अपन छोटी मोटी चीजों को आचरण में मिक्स कर देते हैं। आचरण मतलब, फिर से सुन लो, आचरण का मतलब है एक व्यक्ति का धन के प्रति दृष्टिकोण। बाप का पैसे के प्रति लालची दृष्टिकोण है, बेटा उससे मुक्त हो सकता है कि नहीं? हो ही सकता है। स्त्री पुरुष संबंध के प्रति दृष्टिकोण, मैं सभी स्त्रियों को किस निगाह से देखता हूं, ये निगाह जेनेटिक्स नहीं है। मानव के साथ व्यवहार करने के प्रति मेरा दृष्टिकोण, तो एक मानव को देख के मेरे को उसके प्रति कैसा भाव आता है? मैं धर्म के चश्मे से देखता हूँ, जाति के चश्मे से देखता हूँ, रंग के चश्मे से देखता हूँ, धन और पद के चश्मे से देखता हूँ। ये जो है जेनेटिक्स नहीं है, ये समझने की बात। आचरण थोड़ी सी हायर लेवल की चीज। माइक करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ शरीर में ही सहभाग होता है, मैं में कुछ भी सहभाग नहीं होता। कुछ नहीं होता। केवल इतना ही होता है कि गर्भ काल में, देखो गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार क्या है? 4.5 महीने में लगभग जीवन उस शरीर को चलाना शुरू कर दिया गर्भ में। तो 4.5 महीने से जीवन का प्रेजेंस आ गया है। उसको पहचान क्या है? बच्चा किक मारने लगता है, माँ को पता चलता है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। तो 4.5 महीने से बच्चा अब गर्भ में, जीवन गर्भ में है, जो बच्चा शरीर को चलाता है। माँ जो बोलती है, सोचती है, सुनती है, उसको बच्चा डायरेक्टली सुनता है। तो गर्भ संस्कार क्या है? माँ का बोलना बच्चे के लिए गर्भ संस्कार है, माँ का सोचना बच्चे के लिए गर्भ संस्कार है, माँ का सुनना, अब पूरे परिवार को सुनना और YouTube को सुनना, सब गर्भ संस्कार है। इस तरह से पूरी फैमिली शामिल हो गई, पूरा समाज शामिल हो गया। गर्भ संस्कार
तो ठीक है, आगे बढ़े। गर्भ संस्कार, हाँ, करें। हाँ, गर्भ संस्कार की बात हो रही थी। हाँ, इसलिए शिविरों जैसी वातावरण में कंसीव्ड माओं का पार्टिसिपेट करना बच्चों के गर्भ संस्कार के लिए इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता सर आयुर्वेद में भी बताया गया है, आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि पंचमें मन, 5वें महीने में मन की उत्पत्ति होती है, षष्ठ में बुद्धि, मतलब छठे महीने में बुद्धि विकसित होती है। तो उस प्रकार का आचरण माँ का रखा गया है आयुर्वेद में, जो बताया कि हर महीने माँ ने कैसा आचरण रखना चाहिए, क्या खाना पीना खाना चाहिए, उसके अनुकूल प्रकृति और विचार गर्भ में आते हैं, आचरण भी आता है। बढ़िया। तो ये आचरण को प्रभावित करता है। हाँ जी। अरे पशुओं में संस्कार नहीं होता है, पशु वंश विधि से जीते हैं। कैसे सर ये भैया? अरे शेर का बच्चा शेर ही होता है, गाय का बच्चा गाय ही होता है। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। वंश परंपरा से चलता, वहां संस्कार नहीं होता है। जिस शरीर को चलाता है उसके साथ में तदाकार हुआ रहता है, उस शरीर के कैरेक्टरिस्टिक्स को जीता है। पशु शरीर को चलाते हुए जीवन में जीवन की मौलिकता व्यक्त नहीं होती है, केवल शरीर की मौलिकता व्यक्त होती है। पशु शरीर में कल्पनाशीलता नहीं होती है जीवन में। मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता होती है। जी, ये तो ठीक है। ऐसा। हाँ जी सर, एक इसका एक जस्ट उदाहरण पेश बोलना चाहूँगा। थोड़ा माइक ठीक से रखिए। इस चीज़ के लिए एक उदाहरण शेयर करना चाहूँगा। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, अगर जेनेटिकली देखे तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का ही लड़का था, लेकिन उसके आचरण में और इसमें बहुत बड़ा फर्क था। बढ़िया, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घरों में दिखाई देंगे। हमारे व्यवहार से बच्चों का प्रहलाद और हिरण्यकश्यप अपने बीच में ही। हेलो। हाँ जी, तो आगे चलो। हाँ बेटा। सर, अब ये जीवन जो है शरीर को चलाता है, अगर किसी एक्सीडेंट में या एज ओल्ड की वजह से अगर फिर से बोलो। जीवन जो है शरीर को चलाता है, जीवन और शरीर अलग अलग वास्तविकता है लेकिन साथ में चलते हैं। तो अगर किसी एक्सीडेंट में अगर शरीर मृत हो जाता है या एज ओल्ड की वजह से भी मृत हो जाता है, तो जीवन जो है मैं यानी वो अपने पहले बॉडी के आचरण, पहले जैसे आचरण रहता है उसके साथ ही चलता है, या फिर अगर किसी माँ के फिटस में वो नई शुरुआत करता है, या फिर पहले से आचरण के साथ ही चलता है जीवन अनु आचरण? अच्छा, मैं ये समझा कि एक 25 साल का 50 साल का व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया, तो शरीर मर गया, तो अब क्या कहना है? तो उसका आचरण, सो मर गया वो, उसका आचरण क्या करेगा वो? तो मैं में उसका आचरण जाएगा कि नहीं जाएगा? जी चलो पहले इसी को कर लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शरीर यात्रा, एक तो ये कि भ्रमित जीवन की कोई हैसियत नहीं है कि वो कभी शरीर को छोड़े। शरीर मर जाता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हम कई सारी किक मारते हैं और किक मारते मारते थक जाते हैं और कोई समय पे ये पहचान लेते हैं अब ये स्टार्ट नहीं होगी तो इसको यहीं छोड़ना ठीक है। उस समय में जीवन और शरीर को छोड़ के चल देता है। तो शरीर मरता है और शरीर मरने के बाद जीवन ये निष्कर्ष अपने में स्वीकारने के बाद कि अब ये शरीर नहीं चलेगा, उसके बाद जीवन वहाँ से अलग हटता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये हो गई कि जीवन जब कोई शरीर मर जाता है तो शरीर मरने के क्षणों में जीवन में दो तरह के निष्कर्ष आते हैं। एक तरह का निष्कर्ष है जिसको बोल रहे हैं सुख दुख, दूसरी तरह का निष्कर्ष है जिसको बोल रहे हैं स्वरूप कुरूप। तो स्वरूप कुरूप का मतलब है कि वो जिस शरीर को चलाता है यदि वही शरीर उसको स्वीकार है तो वो शरीर उसके लिए स्वरूप हो गया, बाकी शरीर उसके लिए कुरूप हो गया। तो कुल मिला के सभी शरीर स्वरूप ही होते हैं, सही होते हैं। मेरी चॉइस की बात है। तो मैं जिस शरीर को चलाता हूँ, यदि उसी शरीर को, यदि मेल शरीर को चलाता हुआ मानव मेल शरीर को ही स्वीकारता है तो शरीर छोड़ते समय में अगला शरीर कौन सा होगा इसका तय हो गया, जैसी उसकी स्वीकृति है।
शरीर छोड़ते समय में वो सुख दुख के रूप में अपनी यात्रा को समीक्षित करता है कि क्या पाया, क्या मिला, क्या हुआ। तो यदि वो जो भी शरीर छोड़ने के समय में स्वीकारता है वो संस्कार के रूप में आगे के लिए पृष्ठभूमि बन जाती। तो शरीर छोड़ते समय, इसलिए शरीर छोड़ते हुए लोगों की सेवा का बहुत महत्व कहा गया, क्योंकि शरीर छोड़ते समय यदि आदमी अकेलेपन के साथ शरीर छोड़ता है, अतृप्ति के साथ छोड़ता है, अपने आप को नकार दिया गया सोच के, असफल सोच के छोड़ता है, तो इसका प्रभाव उसकी आगे की यात्रा पे पड़ता है। इसलिए शरीर छोड़ते समय आदमी संतुष्ट होके जाए, अपने परिवार को हरा भरा देख के जाए, सब काम पूरे हो गए ये देख के जाए, तो ये उसकी आगे की यात्रा को प्रभावित करता है। तो सार बात क्या निकली? जिस चेतना के साथ एक शरीर को छोड़ता है वही चेतना अगले शरीर तक बना ही रहता है। शरीर छोड़ने के बाद चेतना में कोई विकास नहीं होगा। चेतना में जो भी विकास होगा वो सशरीर ही होगा। इसलिए यही शरीर की इम्पोर्टेंस है, यही शरीर का मतलब है कि मैं अपने आप में अपनी चेतना को विकसित कर पाऊँ। चेतना का मतलब जीव चेतना और मानव चेतना, स्वयं को शरीर मान के जीना, आहार निद्रा भय प्रजनन से सुखी होने का प्रयास करना, इसका नाम एनिमल कॉन्शियसनेस है, जीव चेतना है। ज्ञान पूर्वक सुखी होना और ज्ञान पूर्वक उपकार करना, इसका नाम मानव चेतना है। तो बेसिकली मानव शरीर चलाने का पर्पस एक ही है, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। ये चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हो जाए, इसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इसलिए इसके लिए इतना सारा उठापटक और इतना सारा व्यवसाय, नौकरी, बच्चा, परिवार, समाज, इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ। यदि चेतना में परिवर्तन नहीं हुआ तो अपनी यात्रा का कोई बहुत मीनिंग नहीं निकला, है ना। खा पी के फिर एक बार निकल लिए, कोई मीनिंग नहीं निकला। तो क्लियर हो गया? जिस शरीर को छोड़ते समय मानव जिस चेतना के साथ होता है वो चेतना उसके साथ कैरी ओवर हो जाती है और उसी चेतना के साथ अगले शरीर को चलाना शुरू करता है जब उसकी स्थिति होगी तब। तो इस रूप में हम कह रहे हैं कि चेतना कैरी फॉरवर्ड होता है। तो एक परिवार में एक बच्चा ऐसा भी आ सकता है जिसका धन को लेके कोई आकर्षण नहीं है, इंद्रियों को लेके बहुत नियंत्रित है। एक दूसरा बच्चा उसी परिवार में ऐसा भी हो सकता है जिसका धन को लेके अति आकर्षण है, इंद्रियों को लेके अति आकर्षण है। तो ये जीवन की अपनी पूर्व यात्रा है कि वो क्या निष्कर्ष लेके आया है, क्या पूंजी लेके आया है। माइक जब शरीर ब्रेन सहित एक साधन क्या है, जब ही शरीर जो है, हाँ, वो ब्रेन भी वो साधन ही है, साधन ही है। लेकिन वो फिर मरने के बाद वो दूसरे कैसे जा सकता है? का जब वो ब्रेन जो है, ब्रेन आगे जाता है। नहीं तो ब्रेन तो मर जा रहा है, जलाया। ब्रेन के ऊपर से ट्रक निकल जाए, खरबूजे जैसा पिचक जाता है। और शरीर के साथ ही में ब्रेन है, शरीर तो के साथ ब्रेन है, तो ब्रेन आगे कैसे जाएगा? तो मेमोरी, हाँ, इसीलिए तो जा नहीं पाएगा ना। नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा? तो ब्रेन नहीं जाता है भैया, समझ जाती है, निष्कर्ष। अरे नमस्कार। तो कैसे करके वो मेमोरी चला जाएगा जो उस समय क्या संस्कार मेमोरी नहीं जाती है। देखो मेमोरी नहीं जाती है, अच्छा ही है। मेमोरी आई होती तो क्या होती? आप पुरानी पत्नी को याद कर रहे होते, ये वाली पत्नी आपको पुरानी स्वीकारती नहीं, इसको आप भूल जाते। सही बात है सर, सही बात है। इसका मतलब है मेमोरी याद नहीं रहती है, निष्कर्ष याद रहते हैं। आज हमारी जो कुछ भी मानसिक स्थिति है वो निष्कर्ष हमारी पूर्व शरीर यात्राओं की मेहनत है। तो गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं वो हमारी ही मेहनत है ना। ये बात हो गया। हाँ, लेकिन निष्कर्ष जो है वो कहीं स्टोर तो रहती होगी ना? रहते हैं ना जीवन में। कल सारा खुलेगा। अच्छा ठीक, कल सारा पिटारा खुलेगा। आदरणीय नागराज जी से किसी ने पूछा, आदरणीय नागराज जी नॉर्मली कोई हल्की बात करते नहीं थे कभी, तो उनसे हल्की बात पूछने के लिए गुंजाइश ढूंढना पड़ता था। जब थोड़ा वो हंसी के मूड में हो थोड़ा सा, तब कुछ हल्की बात पूछ लें। तो एक बार हमारे किसी मित्र ने पूछा कि हम लोग प्यार से उनको बाबा जी बोलते थे, जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं ऐसे बाबा जी। तो पूछा कि बाबा जी मैं पिछले शरीर यात्रा में क्या था? हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। उसने भी धीरे सरका दिया कि मैं पिछली शरीर यात्रा में क्या था।
तो इतना बढ़िया आंसर मिला कि उसके बाद उसकी कोई इच्छा ही नहीं बची पूर्व शरीर यात्राओं में झांकने की। तो उत्तर ये मिला, जैसे थे इससे खराब ही थे। यही सच्चाई। तो कोई कौतूहल की आवश्यकता नहीं है, जैसे थे इससे खराब ही थे, क्योंकि मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। तो हम बेहतर होने की कोशिश ही लगातार करते हैं। खत्म हो गया? आपकी बात पूरी हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहीं से शुरू कर रहा हूँ, चिंता ना करो। क्वेश्चन आगे चलते हैं, मतलब आपके क्वेश्चन की तरफ। पूछने के लिए क्वेश्चन बचेगा नहीं आपके पास, जितना दम लगा सकते हो लगा लो। तो कितने क्वेश्चन आ गए? एक क्वेश्चन आ गया लिविंग नॉन लिविंग, दूसरा क्वेश्चन आ गया, हाँ जी नमस्कार नमस्कार, चले। देखिए आपने यहाँ चार्ट में देखा कि पशु शरीर को भी जीवन चलाता है, मानव शरीर को भी जीवन चलाता है, लेकिन पेड़ पौधे शरीर को जीवन नहीं चला रहा है। तो कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चलाता है, किस शरीर को जीवन चलाता है, ये कैसे पहचाने? तीसरी बात है कि जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, यदि हम मानते हैं कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, तो खाना खाना हिंसा है। ये लॉजिकली साफ सुथरा निकल के आता है। फिर हम खाना खाएं कि नहीं खाएं, या हम क्या मानते हैं, इसके पीछे भी हमको बात करना होगा। जब डार्विन ये कहते हैं कि ये मानव का विकास है, तो ये सही अर्थों में अब मानव का विकास है कि शरीर का विकास? डार्विन ये नहीं बता पाते हैं कि ये मानव का विकास, मानव का शरीर जैसा बना ऐसा ही क्यों बना। 2 मुंडी क्यों नहीं आई, उंगली 11 क्यों नहीं आई, हाइट 12 फुट क्यों नहीं हुई? तो इसका मतलब है इसका भी कोई पर्पस है, इसकी भी कोई क्लैरिटी होने की आवश्यकता है। तो हम एक एक करके, फिर हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं और क्या मानते हैं, बड़े भाग मानव तन पायो, इस बार मिल गया और अगली बार 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा। ऐसी कितनी मान्यता ऐसे मानते हैं? एक बार मानव शरीर मिला है, अगली बार 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा। सुना है ऐसा? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी हुई हैं जिसका आधार की क्लैरिटी हमारी बहुत नहीं है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, जीवन किसी शरीर को चलाता है, जीवन किस शरीर को चलाता है? देखिए, जीवन किस शरीर को चलाएगा, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उस शरीर में विकसित मस्तिष्क हो। क्योंकि ब्रेन के थ्रू ही जीवन शरीर को चलाएगा। यदि विकसित मस्तिष्क नहीं है तो उस शरीर को चला ही नहीं सकता। तो जीवन किसी शरीर को चलाएगा, उसके लिए मिनिमम एक चीज है विकसित मस्तिष्क हो। दूसरी चीज है वो शरीर सप्त धातु से बना होता है। ऐसे सारे शरीर जिसमें विकसित मस्तिष्क होते हैं तो सप्त धातु से बना शरीर होता है। ये 2 चीज़ों को फिजिकली देखा जा सकता है। 2 चीज़ें और हैं जिनको बिहेवियरल देखा जा सकता है। जीवन में मानने की क्रिया होती है।
जीवन की मौलिकता है कि जीवन में मानने की क्रिया है। इसका मतलब है कि यदि किसी शरीर को, पशु या मानव को कुछ सिखाया जा सकता है, इसका मतलब उस शरीर को जीवन चलाता है। जीवन जीना चाहता है। यदि उसके जीने के अगेंस्ट कुछ भी खड़ा होता है तो वो भयभीत होता है। ये दो चीजें बिहेवियरल हैं। कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चलाता है कि नहीं चलाता है, उसको पहचानने के लिए ये 4 आधार हैं। नंबर 1, 2 भौतिक हैं, विकसित मस्तिष्क है, शरीर सब धातु से बना है, इसको डाइसेक्ट करके देखा जा सकता है, शरीर को देखा जा सकता है। तो ये 2 आधार ऐसे निकले। जीवन है तो उसमें मानने की क्रिया है, इसलिए उसको सिखा सकते हैं, कुछ ट्रेन कर सकते हैं। और जीवन है तो वो जीना चाहता है, इसलिए भयभीत होता है। इस तरह से हम 4 आधारों को देख सकते हैं। तो पहले हम एक एक करके चर्चा करेंगे और फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। उसमें फिर आपका आंसर भी, सारे आंसर निकल आएंगे। हाँ जी, हो गया लिखना? तो देखिए, ये अब आपके ध्यान में आ गया कि किसी शरीर को देख के हम कैसे पहचाने कि उस शरीर को कोई जीवन चला रहा है कि नहीं चला रहा है। जैसे शुरू से शुरू करते हैं, पदार्थ अवस्था। पदार्थ में कोई विकसित मस्तिष्क है, शरीर सब धातु से मिलकर बना है, कुछ सिखाया जा सकता है, पदार्थ भयभीत होता है? नहीं, खत्म हो गया, एक काम पूरा हो गया। अब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क है, पेड़ पौधे को कुछ सिखा सकते हैं। रामलाल आएगा, एक टहनी मार देना। पेड़ पौधे भयभीत होते हैं, पेड़ पौधे को कुछ सिखाया जा सकता है? वो भी नहीं। पेड़ पौधे भयभीत होते हैं, इसमें थोड़ी सी कुछ मान्यता आप लोग की आ सकती है, कुछ प्रभावित होते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसको समझते हैं। अभी छुई मुई का पौधा, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। देखिए, शांति शांति शांति। अब बोर्ड के साथ साथ चलते जाओ, जो मन में क्वेश्चन आता है लिखते जाओ। देखो, अब ये समझ में आया कि अब तक हमने जितनी चर्चा की उसमें समझ में आया कि एक चीज पदार्थ है, दूसरी चीज पेड़ पौधे है, तीसरी चीज पशु पक्षी है, चौथी चीज ज्ञान अवस्था है, मानव है। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ मूल में एटम और मॉलिक्यूल हैं। ठीक हो गया? पदार्थ मूल में एटम और मॉलिक्यूल हैं। पेड़ पौधे क्या हैं? पेड़ पौधे भी एटम मॉलिक्यूल हैं, प्लस सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई है। ये ठीक है? पेड़ पौधे भी एटम मॉलिक्यूल ही हैं, सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई है, सेल मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया। अब पशु पक्षी का शरीर भी इतना ही है, पशु पक्षी का शरीर और मानव का शरीर भी इतना ही है कि एटम मॉलिक्यूल ही है और सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई है। प्लस प्लस। तो शरीर की बात करेंगे तो शरीर तो इतना ही है कि कोशिकाएं हैं, पेशी हैं और वो एटम मॉलिक्यूल है और सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई है। और शरीर मर जाता है तो वापस मिट्टी में मिल ही जाता है। लेकिन यदि पशु की बात करेंगे तो पशु एक शरीर है प्लस जीवन है। यहां पे जीवन शरीर चला सकता हूं इतना ही प्रमाणित करता है। ये फर्क है। शरीर चला सकता हूं इतना ही प्रमाणित करता है। मानव की बात करेंगे तो मानव शरीर है प्लस जीवन है।
यहाँ पे जीवन स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। यहाँ पे जीवन स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। इसलिए आप पाएंगे कि पशु में एक ही भय है, पशु जीवन में एक ही भय है, प्राण भय। मानव जीवन में प्राण भय तो है ही है, साथ में धन भय है, पद भय है और मान भय है। तो ये तीन भय कहाँ से आ रहे? क्योंकि वो शरीर चलाना स्वयं के होने को प्रमाणित करना चाहता है। स्वयं में क्या स्पेशलिटी है? स्वयं में स्पेशलिटी है कि उसमें समझने की ताकत है। मानव के लिए सबसे बड़ी गाली क्या है? तुम नहीं समझोगे। ये उसके पूरे अस्तित्व को ललकारने जैसा है। उसमें समझने की असीम क्षमता है, उसको हम बोल रहे तुम नहीं समझोगे। ये हमारे नासमझी का प्रमाण है। तो काम की बात ये समझ में आई कि पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन जिस शरीर को चलाता है उसके साथ तदाकार हो जाता है। कल्पना कीजिए मैं आज मानव शरीर को चलाता हूं और मैं कल शेर शरीर को चलाया, तो मैं शेर शरीर के स्वरूप में हो गया। शेर शरीर के सारे एट्रीब्यूट व्यक्त होंगे, जीवन की मौलिकता वहां व्यक्त नहीं होगी। पशु शरीर का ना तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कल्पना, और मानव के साथ क्या चीज है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यदि पदार्थ अवस्था में देखें तो पदार्थ अवस्था में दो क्रिया होती है, पहचानना और निर्वाह करना। जैसा पहचानता है वैसा बिहेव करता है। लोहे के एटम को पहचानते हैं, लोहा पहचानता है कि एल्यूमिनियम से नहीं जुड़ना है, इसलिए एल्यूमिनियम और लोहे का वेल्डिंग नहीं होता है। तो लोहे के एटम हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर ऑक्सीजन के एक एटम को पहचानते हैं, जैसा पहचानते हैं वैसा निर्वाह करते हैं। तो जैसा पहचानता है वैसा निर्वाह करता है, ये पदार्थ अवस्था का है ना। अब यदि पेड़ पौधे को देखेंगे तो वो भी पहचानना और निर्वाह करना ही है। जैसा पहचानता है वैसा निर्वाह करता है, क्योंकि वो मूल में एटम मॉलिक्यूल ही हैं, सांस भर लेने लगे हैं। यदि पशु की, अब ये शरीर की बात पूरी हो गई, तो मानव का शरीर, पशु का शरीर, पहचानना निर्वाह करना। क्या हो गया? मैंने हाथ में जहर ले रखा है, अभी ये मेरा निर्णय है कि खाऊं कि नहीं खाऊं। एक बार मुंह में डाल दिया, पेट में चला गया, अब ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं गलती से चला गया था, ध्यान रखना। अब वो नियम काम नहीं कर। अब कौन सा नियम काम करेगा? पहचानना निर्वाह करना। यदि पेट में जहर चला गया तो फिर जहर जैसा ही काम करेगा, है ना, क्योंकि वहां प्राण संसार का नियम काम करेगा। पशु की बात करें तो पशु में मिनिमम है मानना, मानने के आधार पर पहचानना, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना। आपका कुत्ता आपको एक प्रकार से मानता है, जैसा मानता है वैसा पहचानता है, वैसा निर्वाह करता है। आपकी गाय, आपका कुत्ता, आपकी बिल्ली। और आप दूसरे मानव को भी ऐसे ही मानते हो, जैसा रिपीटेडली वो बिहेव करता है। रिपीटेडली एक मानव आपसे हंस के बात करता है, अच्छे से बात करता है, आपको लगता है ये अच्छा आदमी है। बाद में पता चला उसका कोई स्वार्थ था जिसको पूरा करने के लिए वो अच्छे से बात करता था, लेकिन आपको वो सब पता नहीं चलता है। आपको बाहर से इतना ही दिखाई देता है कि गुस्से से बात किया। गुस्से से बात करने, थोड़ा सा टफ बात करने वाला व्यक्ति, बाद में पता चला कि ये आदमी ज़्यादा अच्छा था, है ना, इसका नेचर ही ऐसा है, बिल्कुल साफ साफ बात करता है। तो इसका मतलब है कि किसी अच्छे से बात करने जैसा दिखने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता है, लेकिन हमारे पास वो अक्ल नहीं है। हम जैसा दिखता है बस वैसा मानते हैं। तो इसका मतलब मानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह करना, ये काम पशु में होता है, यही काम मानव में भी होता है। मानव में मानना होता है,
मानने के आधार पर पहचानना होता है, पहचानने के आधार पर निर्वाह करता होता है। इसीलिए हमारी छोटी किताबों में लिखा था, ज्ञान के बिना मानव पशु के समान है, क्योंकि मानव में भी मानना, पहचानना, निर्वाह करना होता है और पशु में भी होता है, मानव में भी होता है। फर्क क्या होता है? मानव में जो मानना है उसमें कल्पनाशीलता साथ में चलती है। मानव में कल्पनाशीलता, साथ में कर्म स्वतंत्रता। इसलिए मानव का मानना कैसा है? पशु जैसा भी घोंसला, पक्षी ऐसा भी घोंसला बनाता है, उसके घोंसले में कोई चेंज नहीं आता है। मानव के घर में 1 BHK 2 ठीक ठाक मकान तोड़ के भी दोबारा बना सकता है। तो इससे पता चला कि मानव में क्या क्वालिटेटिव चेंज आया। लेकिन क्वालिटेटिव चेंज है तो ये कल्पनाशीलता की वजह से कुछ चेंज है। हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन यदि मोबाइल का उपयोग क्या करेगा ये अभी क्लियर नहीं है। तो इसलिए मानव में एक फैकल्टी और है, मानव में एक फैकल्टी और है। जब तक मानव में जानना नहीं होता है तो जानने के आधार पर मानना होता है। तो जानना मतलब ये जीने का ज्ञान ही जानना है। जीने का जो ज्ञान है ये जानना है। जब तक जानना नहीं खुलेगा तब तक मानव खुश तो नहीं रहेगा, कुछ भी कर डालिए। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या खुल गया, क्या बचा, क्या क्या आंसर आ गए। हाँ जी, पाइक पीछे। सर पेड़ पौधों में भय नहीं रहता क्या? मतलब हाँ, अब उसको समझते हैं। देखो, पेड़ पौधों की बात जब करते हैं तो पेड़ पौधों में भी पहचानना, निर्वाह करना होता है ना। जैसे लोहे को रात में ठंडी में रख दिया तो लोहा ठंडा हो जाता है, गर्मी में डाल दो गर्म हो जाता है। लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ निश्चित होता है। तो इसका मतलब है भी लोहा एक प्रकार से चीज़ों को पहचानता है, निर्वाह करता है। वैसे ही पेड़ पौधे भी एटम मॉलिक्यूल ही हैं, सांस लेने लगे हैं, इसलिए पहचानने, निर्वाह करने की वैरायटी बढ़ गई है। एक पेड़ पौधा क्या क्या पहचानता है? सर्दी को, गर्मी को, खाद को, पानी को, है ना, मिट्टी को, और फल आने के मौसम को, है ना, इतनी सारी चीज़ों को पहचानता है। ये पहचानने, निर्वाह करने को ही हमने अलग अलग तरह से पहचाना है। जैसे हम छुई मुई के पौधे की बात करते हैं तो छुई मुई का एक नहीं, सारे छुई मुई के होते हैं। छुई मुई का इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि हमको नंगी आंख से दिख जाता है। सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा हाथ अभी टेबल की, कुर्सी की चेयर पे रखा है। जहाँ पे मेरी उंगलियाँ हैं वहाँ पे कुर्सी के टेम्परेचर बदल गया है, वहाँ पे इसका प्रभाव अलग है। इसका मतलब है कि सृष्टि में सभी एकक दूसरे एकक को प्रभावित करती हैं। छुई मुई का इधर इतना ज़्यादा प्रभावित होता है। चंद्रमुखी, वो क्या है, सूरजमुखी का पौधा। सूरजमुखी का पौधा 15 करोड़ मूल सूरज से प्यार कर बैठता है और जिधर वो रहता है उधर ही देखते रहता है। रात को फिर उदास होकर मुंह लटका लेता है, सुबह उठते ही फिर चालू हो जाता है। अब इसको क्या बोलोगे? पहचानना, निर्वाह करना। इसलिए पेड़ पौधों में जो कुछ भी होता है वो पहचानने, निर्वाह करने की सीमा में आता है। इससे ये भी समझ में आया कि अस्तित्व में दुखी, सुखी दुखी होने वाली एकमात्र चीज, तो पेड़ पौधे भयभीत नहीं होते, पेड़ पौधे को कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए पेड़ पौधे को कोई वो जीवन नहीं चलाता है जो मैं हूं, जो सुखी दुखी होता है। तो पूरे अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई मैं हूं, जीवन है। दूसरी कोई चीज ही नहीं है अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली, है ना। इसलिए पेड़ पौधे सुखी दुखी नहीं होते हैं, इसलिए आराम से खाना खा सकते हो। पेड़ पौधे सुखी दुखी नहीं होते हैं, वायरस बैक्टीरिया सुखी दुखी नहीं होते हैं। हमारे पास 4 ही चीजें हैं एटम मॉलिक्यूल के अलावा, और सेल के बीच की कड़ी के रूप में बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंगस, है ना, है ना, गुड। फंगस,
एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल है ना? हाँ, तो एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, यही 4 चीजें हैं। ये भी, इनमें से भी कोई भी सुखी दुखी नहीं होते हैं। एटम मॉलिक्यूल भी सुखी दुखी नहीं होते हैं, सेल भी सुखी दुखी नहीं होते हैं, कीट पतंगे भी सुखी दुखी नहीं होते हैं। कीट पतंगे को उसमें विकसित मस्तिष्क होता है? नहीं होता है। सब धातु से बना शरीर है? नहीं है। कीट पतंगे को सिखा सकते हैं? मधुमक्खी को आप सिखा के दिखाओ। मच्छर, ये हमारे पालतू मच्छर हैं, है ना? तो छोटी मछली, उसको भी कुछ नहीं सिखा सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब है जिसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता है और जो भयभीत, वो नहीं, भयभीत होना मच्छर का, जैसे मच्छर को मारते हैं तो भयभीत होता है कि नहीं होता है? मच्छर को मारते हैं तो भयभीत होता है कि नहीं होता है? होता है। हाथ उठाओ। अरे मच्छर भयभीत होता तो वहीं नहीं बैठता, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मच्छर शरीर को भी कोई जीवन नहीं चलाता। ऐसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जितने इंसेक्ट्स हैं, इनको अर्धविकसित मस्तिष्क चलाता है। इनमें भी कोई सुख दुख नहीं होता है, इसमें भी कोई सुख दुख नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी क्लैरिटी बनती है कि सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई मानव है। और अब ये भी समझ में आता है कि हमने 4 क्यों किया, अब समझ में आ गया, है ना? साइंस क्या नहीं पहचानता है? साइंस जीवन के होने को नहीं पहचानता है, इसलिए साइंस स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्टडीज है ना? हम आदमी के स्ट्रक्चर के साथ में जीते हैं कि उसके आचरण के साथ में जीते हैं? इसलिए साइंस को भी इस 4 को ठीक करना होगा। आने वाले भविष्य में 10-20 साल में साइंस को भी ऐसा ठीक होना पड़ेगा कि उसको जीवन की कंसिडरेशन को लाना पड़ेगा, तब जाके वो मानव के साथ आचरण को पूरा कर पाएगा। बढ़िया, ये सब हो गया। फाइनली एक और कर दूं, है ना? हम 84 लाख योनियों के बारे में पढ़ते हैं। गूगल से निकालो फटाफट योनियां। 84 लाख योनियों का हिसाब किताब बताओ। हाँ जी, हाँ। मैं के रेफरेंस में जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में लिख दिया भाई, और कैसे करूंगा? मैं के रेफरेंस में पशु शरीर को चलाने वाला जीवन केवल शरीर चला सकता हूं, इतना ही प्रमाणित करता है। वो अपने जीवन के इवोल्यूशन के लोअर फेजेस में है, वहां केवल शरीर चला सकता हूं, इतना ही प्रमाणित करता है। मानव शरीर में स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। स्वयं के होने का मतलब है उसके लिए धन भय, पद भय, मान भय, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरा एग्जिस्टेंस, मेरी आइडेंटिटी, मेरा पहचान, मेरी सम्मान, ये मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु को आरती उतार के दो कि फेंक के दो खाना, उससे पशु को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ वो स्वयं को प्रमाणित नहीं कर रहा है। मानव में वो स्वयं के होने को प्रमाणित करता है, इसलिए मानव की स्थिति एकदम अलग है। मानव अपने समझने को प्रमाणित करता है, मानव समझ के आधार पर जीता है, पशु केवल वंश के आधार पर जीता है। ऐसा। तो अगला शरीर कौन सा होगा? तो कितने लोग आप में से अगला शरीर मानव का लेना चाहेंगे? कितने लोग पशु का लेना चाहेंगे? मानव का कितने लोग लेना चाहेंगे? आप सबको मिलेगा, मेरी गारंटी है। नहीं मिले तो आके मेरे से बात कर लेना। ढूंढोगे तो मिलेंगे। नमस्ते भैया। हाँ जी। ये मस्तिष्क का होना क्यों आवश्यक है जीवन के लिए? हेलो, मस्तिष्क की जो डिपेंडेंसी है जीवन के होने के लिए, उस पर थोड़ा बताइए। बिल्कुल। ऐसा कह सकते हैं कि मस्तिष्क फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है जीवन का? हाँ, देखो कुल मिला के इतना ही है कि ड्राइवर किसी कार को कैसे चलाएगा जब तक क्लच, ब्रेक, हैंडल, एक्सीलरेटर नहीं है। तो जीवन किसी चीज को कैसे चलाएगा? तो जीवन को यदि शरीर को चलाना है तो जीवन तो कोई भौतिक चीज नहीं है, सूक्ष्म चीज है। तो जीवन की सारी चाहना, सारा कुछ वो कंपन के फॉर्म में है, वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन तो बेसिकली जो ब्रेन का न्यूरॉन है, वो मन की कोई इच्छा,
आपकी इच्छा कि आज मेरे को ये खाना है, ये किसकी इच्छा है? मैं की इच्छा है कि आज मेरे को रसगुल्ले खाने हैं। तो मैं को रसगुल्ले खाने हैं, तो रसगुल्ले की स्मृति के साथ में मन का एक प्रकार का कंपन है, ये केवल कंपन है। उस कंपन को ब्रेन के न्यूरॉन्स पहचानते हैं और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा ब्रेन के थ्रू, हाथ पैर से कहीं बाजार जाएगा। तो बेसिकली जीवन का संकेतों का प्रसारण शरीर पे हो सके और शरीर के सिग्नल को पहचान सके, इसके लिए ब्रेन दुभाषिया है। शरीर की सूचना मैं तक दे सके, मैं की सूचना शरीर तक दे सके, इसके लिए ब्रेन की जरूरत है। बढ़िया सर, नॉनवेज खाना फिर सही है क्या? है आ गए, लाइन पे आ गए। देखिए सवाल अब ये है, सवाल बहुत क्लियर है कि किसी का घर उजाड़ के अपना भोजन बना लेना, अब ये कितना उचित होगा? तो बिल्कुल वैसे ही है, आप किसी के घर जाओ, वो आपका नाश्ता कर ले, क्या ये उचित होगा? तो कोई जीवन अपना शरीर चला रहा है, वो अपनी यात्रा पूरी कर रहा है, उसकी यात्रा को आप बाधित कर देते हो, आपकी यात्रा को कोई बाधित कर दे तो ये कितना उचित है? बस इतना ही। तो जिन शरीरों को जीवन चलाता है उन शरीरों का भोजन करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई आपकी यात्रा को छीन ले। सिंपल। माइक सर एक मिनट सर, जैसे आपने कहा कि एक पर्सन की मृत्यु हो गई, यहाँ से हाँ, पर्सन की मृत्यु हो गई तो शरीर तो मर गया, पर जो वो अतृप्त लेके आत्मा, मतलब अतृप्त आशा लेके या इच्छा लेके जो हुआ है, तो जब वो नेक्स्ट इसमें जाएगा तो उसको हम रिवेंजर्स बोलेंगे। मतलब रिवेंजर्स मतलब बदला लेने के लिए आए, जो उसकी अतृप्त इच्छा थी वो लेने के लिए आए, तो उसको रिवेंजर्स बोलेंगे। रिवेंशन क्या होता है? रिवेंजर्स मतलब रिवेंज, बदला। तो मतलब जैसे आतंकवादी आते तो उनकी इच्छा थी पिछले में किसको मारने की, तो मारने के लिए आ जाते हैं। मतलब ऐसा होता है क्या? बहुत मुश्किल है, शरीर छोड़ते समय ऐसी कोई तीव्र प्रतिक्रिया रह जाए, बहुत मुश्किल है, फिर भी हो ही सकता है। हो सकता है ऐसा? अच्छा, ओके। बहुत कम चांस है लेकिन होता है। हाँ हाँ जी। दही खाना। हाँ जी। दही खाना हाँ। और कीट पतंग मच्छरों की चटनी बना के खाना, हाँ, इसमें क्या फर्क है? क्या अच्छा क्या बुरा? इसमें यदि कहेंगे तो बेसिकली एक तो ये समझ में आया कि इसमें गलत जैसा कुछ नहीं है, मतलब किसी को नुकसान आपने पहुंचाया ऐसा नहीं है। जैसे आप पेड़ पौधे तोड़ के ले आए, क्योंकि कीट पतंग में भी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि मानव का शरीर बेसिकली मांसाहार के लिए नहीं बना है, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं। दही नहीं खाना चाहिए? दही क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? दही में क्या है? बैक्टीरिया ही तो है। कीट पतंगों में कीट पतंगा बेसिकली मांस की श्रेणी में चला गया, तो मांस मानव का भोजन नहीं है। बेसिकली देखो, जो कैनाइन टीथ हैं, जो शाकाहारी पशु और मांसाहारी पशु हैं, उनको यदि अध्ययन करोगे तो शाकाहारी पशु में साग को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, तो छोटी आंत का साइज, बड़ी आंत का साइज, ये मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं में इसका रेशो बिल्कुल सेम दिखाई देता है। मानव की छोटी आंत बड़ी आंत का साइज का रेशो शाकाहारी पशुओं से मिलता है। जो मांसाहारी पशु में उसमें कैनाइन टीथ होता है, मानव में कैनाइन टीथ नहीं है। तो ऐसे सारी चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो मानव का शरीर बेसिकली ही बाय डिज़ाइन शाकाहार है, शाकाहार के लिए बना है। तो ये शाकाहार के लिए शरीर बना है, तो अपने कीट पतंगे खाने का फिर कोई मतलब नहीं बचा। दही कोई मांसाहार नहीं है ना, दही कोई मांसाहार नहीं है, इसलिए दही के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर भी देखो, ये कह रहे हैं कि समझदारी के आधार पे आप भोजन को तय करें। आप भोजन शाकाहार भी कर लिया, आप मानसिक रूप से मांसाहारी हो सकते हैं। तो मूल काम आचरण शाकाहारी हो जाए, बाकी फिर आवश्यकता अनुसार वो भी शाकाहारी हो जाएगा। हाँ जी सर, एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। हाँ जी, ऐसा है सर। इवोल्यूशन अब टाइम हो गया खत्म। इवोल्यूशन के शुरुआत आप अपने क्वेश्चन बनाए रखिए और ब्रेक के बाद सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।